नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, हरियाणा के रण में जहां सीएम धामी आज उतरने वाले हैं। आज हरियाणा में चुनावी प्रचार को धार देंगे सीएम धामी। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज प्रचार प्रसार करने के लिए हरियाणा के रण में नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी 3 जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी स्टार प्रचारक के तौर पर मौजूद था। और आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के रण में और यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। 3 जनसभाओं को आज सीएम धामी संबोधित करने वाले हैं। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे, कई बार जम्मू कश्मीर भी पहुंच चुके हैं सीएम धामी जनसभाओं के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, क्योंकि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 2 फेजेस की वोटिंग जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है और इससे पहले जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे सीएम धामी प्रचार प्रसार करने के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और अब हरियाणा पहुंचेंगे। हरियाणा में पंचकुला से जो बीजेपी प्रत्याशी है ज्ञानचंद गुप्ता, उनके पक्ष में वोट की अपील करने, जनसभाओं को संबोधित करने के लिए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज चुनावी दमखम लगाते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। 3 जनसभाएं इस दौरान सीएम धामी की होने वाली अलग अलग स्थलों पर और यहां पर जनता को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। 30 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की थी और इसमें सीएम धामी का नाम भी शामिल था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनका नाम भी शामिल था और आज हरियाणा के रण में कूदेंगे सीएम धामी और प्रचार प्रसार करेंगे। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आज हरियाणा पहुंचेंगे। 3 जनसभाएं लगी हुई हैं सीएम धामी की, आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए सीएम धामी नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी का जो प्रचार प्रसार का अभियान लगातार जारी है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा सीट पे, पूरे प्रदेश में, उसको आज और भी ज्यादा धार मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीएम धामी आज हरियाणा पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी बता दें, आज आईएफएस अफसरों के ट्रांसफर हो सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 नए आईएफएस को आज पोस्टिंग मिलेगी। राजा जी के डायरेक्टर पद पर यह तैनाती होगी और आईएफएस कोको रोसो बनाए जा सकते हैं डायरेक्ट। आज ट्रांसफर लिस्ट इसी के संदर्भ में जारी हो सकती है, यानी कि आईएफएस अफसरों का आज ट्रांसफर संभावित है और इसी को लेकर जो लिस्ट है, जो सूची है, जिन जिन आईएफएस अफसरों का ट्रांसफर होगा उसकी सूची आज जारी होगी। राजा जी के डायरेक्टर पद पर तैनाती हो सकती है, आईएफएस कोको रोसो डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं, बड़ी जानकारी। और इसी को लेकर आज जो ट्रांसफर लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है। यशराज आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ और भी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यशराज, कितने आईएफएस अफसरों के ट्रांसफर की आज संभावना है, किन किन पदों पर क्या कुछ नियुक्ति बदलाव आज? चुनाव के शासन में लगातार तबादलों का दौर चल रहा है। ये भी देखा जाए तो आईएएस अधिकारियों से लेकर आईएफएस अधिकारियों से तबादले उत्तराखंड में बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। वही लगातार कई दिनों से आईएफएस अधिकारियों के मक्कन में यह था कि जल्द ही आईएफएस अधिकारियों के तबादले बहुत किए जा सकते हैं, लेकिन उस पर काफी समय हो गया। काफी समय के पश्चात आईएफएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें आईएफएस अधिकारियों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह जो लंबे समय से चल रहे अधिकारी थे उनका ट्रांसफर किया गया है। वही वैसे अधिकारी जो एक ही जगह पर काफी लंबे समय से बैठे हुए थे, अपनी जगह पोजीशन बनाए हुए थे, उनको अलग अलग जगह भेजा गया है। वहीं यदि बात करें इन तबादलों को लेकर के खासकर तौर से मैदानी क्षेत्रों में जो बहुत काफी दिनों से यहाँ करीब 5-7 साल से ऊपर समय से आ रहे थे, 10 साल से
अधिक समय से रह रहे थे उनके ट्रांसफर करके उनके पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्रों में भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है जो मैदान पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्गम स्थानों पर थे उनके भी तबादले कर दिए गए और उनके भी तबादले करके उनको मैदानी क्षेत्र में भेज दिया गया। वहीं यदि बात करें राजा जी नेशनल पार्क तो यहाँ भी भेज दिया गया है, देहरादून भेज दिया गया है, ऋषिकेश भेज दिया गया, हरिद्वार भेज दिया गया। इस प्रकार से अनेकों तबादले किए गए। यशराज, क्या कोई मुख्य या विशेष कारण भी है इन तबादलों के पीछे? क्या कोई और तरह के मायने निकाले इन तबादलों के जरिए, या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया प्रोसेस के तहत ये तबादले किए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल तबादला हुआ। जब बात की गई तो तबादले के विषय में कहा गया कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कुछ विशेष भाव कुछ वैसी बातें नहीं सामने निकल कर आई है। हाँ, लेकिन यह बात तो जरूर है कि कई सालों से अधिकारी अपने क्षेत्र में जगह बना है, जिस कारण से तबादले होना आवश्यक होता है। क्योंकि तबादले का जो नियम है, अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे, उसके बाद ही यहाँ पर तबादला किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसी नियम को देखते हुए इस बार भी पूरे उत्तराखंड में IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो तैनात IAS थे उनको मैदानी क्षेत्रों में भेज दिया गया और दुर्गम में जो थे उनको सुगम जगह में भेज करके उनके तबादले किए गए हैं। बहुत ऐसे भी IAS अधिकारी थे जिन्होंने यह भी कहा था कि वो काफी लंबे समय से अपने घर परिवार से दूर कई मुसीबतों के साथ दुर्गम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनको भी दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में भेजने की कृपा की जाए। तो इसको देखते हुए भी उनकी भी आवेदनों को स्वीकार करते हुए उनके तबादले को दुर्गम से सुगम में भेज दिया गया है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नया कानून लागू किया है, जिसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में दर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक को राज्य के लिए जरूरी बताया है और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर सामने रखी है। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी न है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो कांग्रेसी पागल हुए हैं। देखिए, कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत थी और आज पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आप आम जनमानस से अगर बात कीजिए, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, उसकी बचत होगी, समय की बचत होगी, देश का विकास होगा। तो मैं अपने कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, आप वो सुबुद्धि दे, नहीं तो यहाँ की जनता ने जो आपका हाल किया उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। देखिए, अगर हल्द्वानी के दंगे की बात करें तो सरकार ने कराया और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कहीं दंगा हुआ है। अगर दंगा हुआ है तो उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता आपको साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो रुद्रपुर का दंगा था। तो सरकार ने आंदोलनकारियों को उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले यहाँ से धरना स्थल हटाकर काला पानी बना दिया। देहरादून जो है परेड ग्राउंड से हटाकर उसे काला पानी बना दिया ताकि कोई भी आवाज उठाए तो सरकार के कानून तक न पहुंचे और उसको प्रेस मीडिया वहां तक न पहुंच पाए। फिर जो है सरकार दंगाइयों के नाम पे जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, चाहे जो है
मूल निवास वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, जो आज सरकार से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और अब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन सबकी आवाज दबाने के लिए सब किया गया। वन नेशन। मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, ये केवल खोखली बातें हैं केवल। मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। ये सिर्फ एक नारा है इनका, सिर्फ ये जो हमारे कमजोर पक्ष है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने के लिए सिर्फ एक गुस्सा है, एक खोखला नारा। बता दें, देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने हुए करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हालत में है, क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिसमें आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों को है। देखिए, फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें, आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। और बता दें कि देहरादून में जिला अधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पड़ना सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढे, पानी लीकेज की शिकायतों पर चर्चा की गई है, तो वहीं डीएम ने कहा है कि इन सब मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज की काफ़ी कमियां उजागर हुई थी, डेफिशिएंट वर्किंग उजागर हुई थी, तो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। सुपरविजन मॉनिटरिंग में पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जो सारे इश्यूज़ को ब्रॉडली समझ सकें, टैकल कर सकें, तो अब एक प्रशासनिक अधिकारी उसको लीड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं गाड़ियों में, एम्प्लॉइज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं उठाया गया, हमारे गार्बेज जहाँ पे उठान नहीं किया गया, हाउस टू हाउस जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वहाँ पे मिसिंग है कि गाड़ी नहीं गई है, हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं गए, तो उसको कंपाइल करते हुए पेनलाइज भी किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने मुकेश बोरा प्रकरण में बयान देते हुए कहा है कि ये दुग्ध संघ के इतिहास में पहला मामला है जिससे कि दुग्ध संघ की छवि धूमिल हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज निंदा दुग्ध संघ जो था, लालकुआ दुग्ध संघ, पूरे उत्तराखंड में सबसे अच्छा दुग्ध संघ माना जाता था, क्योंकि यहाँ का प्रोक्योरमेंट, यहाँ का दूध बहुत। और बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की और संतों पर की गई सोशल मीडिया पोस्ट से साधु संतों में आक्रोश है। वहीं हरिद्वार में साधु संतों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कनखल के चौक बाजार में इकट्ठा हुए संतों ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका और खूब नारेबाजी भी की। संतों का कहना है कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संत समाज का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें संतों से माफी मांगनी चाहिए। यादव ने संतों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, साधु वेश में जो गुंडे घूम रहे ऐसी प्रतिक्रिया की है, ये क्षमा योग्य नहीं है। उन्हें संसद में सार्वजनिक रूप से संतों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो संत समाज पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करेगा। ये कोई भी बहुसंख्यक हिंदू समाज के बारे में उल जुलूल टिप्पणी करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाए। अखिलेश यादव अपने बाप की परंपरा को निभा रहे हैं। उनके पिताजी
मुल्ला कठोर सिंह ने हिंदुओं की हत्या की थी, सर्वविदित है। उसी पैटर्न पर, उसी कदमों पर चल रहे हैं। अखिलेश हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं और सनातन धर्म के संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूं कि मुल्ला कठोर सिंह तो झेल ले गए, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे हिंदुओं के शराब को। अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी आकर के और उन्होंने संतों से माफी नहीं मांगी, तो उनके पुतले पूरे देश में फूके जाएंगे और हरिद्वार में घुसेंगे, तो उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को भी बता दें कि संतों के खिलाफ नहीं बोलना, संतों पर हमला नहीं करना। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में उत्तरांचल महिला एसोसिएशन की तरफ से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिली। तो वहीं इसके साथ महिलाओं को खुद को सुरक्षित रखने के लिए कई मुख्य बातों पर चर्चा की गई। सबसे पहले तो मैं बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज उमा संस्था के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के बहुत बड़ा एक रहता है कि अवेयरनेस के हमें किस तरह से हम जो बेटियां हैं या उनके परिवार वाले हैं कि आज हमारी बेटियां बहुत सारे पदों में आगे बढ़ रही हैं और कौन सी ऐसी आज हमारी जो देश की प्रमुख हैं महामहिम राज्यपाल जी, वो आज एक महिला है और ऐसे क्षेत्र से, बैकवर्ड क्षेत्र से आती हैं। तो आज जो हमारी बेटियां, ये हमारे लिए तो विभिन्न पदों में आ रही हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं आज जो हमारी बेटियां हैं उन्हें हम सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से बेटियां कहीं ना कहीं उन्हें नहीं लगता कि उनकी दोस्ती किससे हो रही है, और दोस्ती होने के बाद उनके बहकावे में आ जाती है और घर से निकल जाती है। इसके लिए पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी हम, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे इन्हें संस्कारवान बनाएं। तो इन सब चीजें, इस तरह के कार्यक्रमों से सारी चीजें निकल के आती है। चीजें एक संदेश हम उन माता पिता तक देना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं कि हम बच्चों को सुरक्षित कर रखेंगे। सबसे पहले हमें उन्हें अपने जड़ों से जोड़ना होगा और उन्हें अपने संस्कारों के बारे में बताना होगा। और चलिए, बुलेटिन की बीच आ रही है एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा के रण में सीएम धामी उतरेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज हरियाणा में चुनावी प्रचार को धार देते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री धामी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम धामी का ये हरियाणा दौरा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के पक्ष में वोट की अपील आज सीएम धामी हरियाणा पहुंचकर करेंगे और इस दौरान 3 जनसभाएं सीएम धामी की लगी हुई हैं। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां जनसभा को लेकर पूरी कर ली गई हैं और आज सीएम धामी हरियाणा पहुंचेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए सीएम धामी आज नजर आएंगे। संवाददाता उमंग हमारे साथ जुड़ गई हैं पंचकुला से, और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। उमंग, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, पंचकुला पहुंचेंगे और यहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। फिलहाल क्या अपडेट है दौरे को लेकर, किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि आज हरियाणा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रवास रहेगा और जो चुनाव है हरियाणा विधानसभा चुनाव, इसके मद्देनजर न केवल पंचकुला विधानसभा बल्कि कालका विधानसभा में भी उनके कार्यक्रम रहेंगे। कालका विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वो वोट अपील करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पंचकुला में भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके लिए भी वोट अपील करेंगे, उनके समर्थन में लोगों से वोट डालने के लिए आह्वान करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुछ लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिनसे 1-to-1 वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और उनके उम्मीदवार को जिताने के लिए
और उनसे अपील करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।